नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सांख्यिकी के पहले चैप्टर से 8 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं एनसीईआरटी बुक से। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देखते हैं तो ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको मैं पूरी तरीके से और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। देखिए, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का विज्ञान है। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का विज्ञान है। तो देखिए, अर्थशास्त्र वह मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और एक समाज का अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। ये हमारा अर्थशास्त्र की परिभाषा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी सीमित संसाधन होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए और सामूहिक रूप से और अधिक से अधिक उनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, ये जो समझ है ना, ये एक अर्थशास्त्र से आती है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा वहां से और उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और तो देखिए, यहाँ पे इसके आंसर को समझ आ रखा है, मैं इसको और समझा देता हूँ कि देखिए, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है कि कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा समूह के बीच उपयोग के लिए कैसे करें, यानी कैसे करें। अब देखिए, जो हमारे संसाधन है, संसाधन क्या होते हैं? जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। संसाधन क्या होते हैं? जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यानी मानव की आवश्यकता पूर्ति करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, भैया फल, फ्रूट, ये जितने भी हैं ये हमारे संसाधन हैं। अब संसाधन दो तरीके के, एक जो बहुत बड़ी मात्रा में है, जिनकी जितनी मांग है उससे भी 10 गुना ज्यादा उसकी पूर्ति है, तो वो तो असीमित संसाधन होते हैं, ठीक है। बट हम अर्थशास्त्र में दुर्लभ यानी सीमित संसाधनों का अध्ययन करते हैं और उनका वैकल्पिक प्रयोग। ये वैकल्पिक प्रयोग क्या होता है? देखिए, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। पहला, मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ होते हैं और दूसरा, उन दुर्लभ संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए संसाधनों के आवंटन की समस्या उत्पन्न होती है। यानी सभी आर्थिक समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि दोस्तों, एक तो दुर्लभता जहां होती है वहां पे चयन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, इसी बात को समझिए कि अगर हमारा जो फल है, अब फल एक हमारा संसाधन है, आवश्यकता की तुलना में उसे तोला जाए तो वैसे ही वो कम है, यानी उसकी पूर्ति कम है। जितनी उसकी आवश्यकता है, जितनी उसकी मांग है, उसकी पूर्ति कम है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये केवल खाने के काम आता है, ये खाने के भी काम आ जाता है, इससे दवाइयां भी बनती हैं, इससे अल्कोहल भी बनता है, इससे कई सारी चीजों का प्रयोग होता है। फल एक है बट उसके प्रयोग अनेक है। फल एक संसाधन है, ठीक है, सब्जियां एक संसाधन है, भूमि एक संसाधन है, पेट्रोल एक संसाधन है, बट उसके प्रयोग कई सारे हैं। हम उनका अपनी आवश्यकता, भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए भिन्न भिन्न उपयोग करते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र में अध्ययन इसी चीज का होता है कि हम इन दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग को कैसे करें कि एक व्यक्ति का और संपूर्ण समाज का क्या हो, कल्याण हो, आर्थिक कल्याण हो। ये चीज इधर समझाने की कोशिश की गई है। और जो मैंने आपसे कहा कि अर्थशास्त्र वे मानवीय विज्ञान है जिसके अंतर्गत सीमित संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और एक उत्पादक को अधिकतम
लाभ प्राप्त हो। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझना। आपको मैंने अर्थ समझा दिया कि अर्थशास्त्र क्या है, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। भाई आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उपभोग, निवेश, आय, ये सभी आर्थिक क्रिया के उदाहरण हैं। यानी जो भी क्रिया आपके सीमित संसाधनों से जुड़ी होती है, जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है, उसे ही हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसका मैं आपको उत्तर दिखा देता हूं। इसका उदाहरण यहाँ पे है, कारखाने में कार्यरत श्रमिक। यानी जो कारखाने में काम कर रहे हैं श्रमिक, वो क्या कर रहे हैं? अपना श्रम दे रहे हैं। तो श्रम, पूंजी, उद्गम और भूमि, ये सभी आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड हैं। और उपभोग हो गया, निवेश हो गया, ये सभी आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित करो। अगर मैं इसको अपने स्टाइल में आपको परिभाषित करूं तो अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था कराना। यानी अर्थव्यवस्था का मतलब, अर्थव्यवस्था एक ऐसा माध्यम होती है जहां पे आर्थिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बाजार है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो वो एक अर्थव्यवस्था का प्रकार है। ये कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी नगर, कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई पूरा संपूर्ण विश्व। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था का मैं अर्थ आपको दिखा देता हूं। देखिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ आप देख लीजिए। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत जल्द। अभी मैं आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, तीसरे का आंसर दे रखा है, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है, यानी माध्यम है, जो जीविका कमाने हेतु साधन प्रदान करती है। जो जीविका कमाने हेतु साधन प्रदान करती है। यानी श्रम के बदले में श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है, पूंजी के बदले में ब्याज मिलता है, भूमि के बदले में किराया मिलता है और उद्गम के बदले में लाभ मिलता है। ये जो चारों चीजें जो होती हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जिस स्थान पर की जाती है, जिस प्रणाली पे, जिस माध्यम में की जाती है, उसे ही दोस्तों हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था बराबर होता है आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करना, यानी आर्थिक क्रिया प्लस व्यवस्था करना। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि दुर्लभता का क्या अर्थ है। बहुत ही ज्यादा सिंपल। पहले मैं इसे अपने शब्दों में समझाऊंगा आपको कि कोई भी संसाधन है, जैसे कि सोना है, सोना, ठीक है, जैसे कि चांदी है, जैसे कि पेट्रोल है, ठीक है, जैसे कि भूमि है, जैसे कि पीने योग्य जल है, ये सभी दुर्लभ संसाधन क्यों कहलाते हैं? इसका रीजन देखिए। क्योंकि इनकी जो मांग है ना पूरे संसार में, इनकी जो मांग है ना पूरे संसार में, इनकी पूर्ति से बहुत ज्यादा है, जबकि इनकी पूर्ति प्रगति में हमें शून्य कीमत पर प्राप्त होती है, शून्य कीमत से प्राप्त होती है। तो ऐसी संसाधन जिनकी मांग बहुत ज्यादा है और उनकी पूर्ति प्रगति की तरफ से कम है, तो ऐसे संसाधन दुर्लभ कहलाते हैं। और उनकी स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? दुर्लभता कहते हैं। और दुर्लभता में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जितने भी संसाधन होते हैं उनका वैकल्पिक प्रयोग भी होता है। क्योंकि जहां दुर्लभता होगी वहीं पर दोस्तों चयन भी होगा। दुर्लभता और चयन को कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी जहां दुर्लभता है वहां पे आपको चयन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका वैकल्पिक प्रयोग है। जैसे कि आपके पास भूमि है, आपके पास गांव में भूमि है। अब भूमि क्या है? आपके पास एक सीमित मात्रा में है,
ठीक है, तो वो एक दुर्लभ हो गई। अब उस भूमि को आप खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उद्योग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, और भी उसमें कई चीजें, आप उससे स्टेडियम बना सकते हो, तो अलग अलग आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो जहां दुर्लभता होगी वहां पे चयन भी होगा। अब मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं ताकि आप और अच्छे तरीके से इसे समझ सके कि इसका आंसर आखिर यहाँ पे क्या दे रखा है। बट ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि दुर्लभता से अभिप्राय उस अवस्था से है, यानी उस स्थिति से है, उस स्टेट से है जिसमें किसी वस्तु या सेवा या संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। एक ही बात है, पूर्ति कम होती है, मांग ज्यादा होती है। इसी को मैंने आपसे कहा, जैसे कि पेट्रोल है, उसकी मांग पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, पर पूर्ति कुछ ही देश करते हैं, जो खाड़ी के देश हैं वही पूर्ति करते हैं इसकी। तो नेचुरल सी बात है, मांग पूरी दुनिया में, बट केवल खाड़ी के देश, जो एशिया के पश्चिमी देश है, वही सिर्फ इसकी पूर्ति करने में सक्षम है। तो देखिए, तभी पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, केरोसिन क्या है, एक दुर्लभ संसाधन है। अब दुर्लभ है तो नेचुरल सी बात है कि उस पे चयन तो हो गई। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता रहूं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि विक्की का पाठशाला का उद्देश्य है कि पढ़े भारत और बड़े भारत। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ कि भाई 5वां प्रश्न कह रहा है कि उपभोग क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उपभोग क्या होता है। जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई संस्था अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए अपनी आय के एक भाग को खर्च करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसका अर्थ आपको दिखा देता हूं ताकि और अच्छी तरीके से, एनसीईआरटी की बुक में इसका क्या आंसर है और मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां पे दे रखा है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकता यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वस्तुओं या फिर सेवाओं का प्रयोग करना ही उपभोग है। आप बाजार से कोई पेन खरीदते हो अपने काम को करने के लिए, अपने काम को करने के लिए, आपके स्कूल के वर्क को करने के लिए, तो वो आपका उपभोग कहलाएगा। आपके माता पिताजी कार खरीदते हैं मार्केट से, या आप कार खरीदते हैं मार्केट से अपने आने जाने के लिए, तो वो आपका उपभोग कहलाएगा। सिंपल। निवेश इसके विपरीत होता है। निवेश में क्या होता है, आप उसमें भी आय का अपना एक हिस्सा खर्च करते हैं, बट अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी व्यापारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आप आय में से जो भाग खर्च कर देते हैं वो आपका क्या होता है, उपभोग होता है, और जो बचा लेते हैं वो बचत होती है। उस बचत को जब आप किसी मार्केट में लगाते हैं, शेयर मार्केट में, बैंक में रखते हैं, या कोई पूंजीगत वस्तु करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एक्चुअल में वो आपका निवेश हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, मैंने जोड़ने की कोशिश की है ताकि आपको साथ में दोनों कॉन्सेप्ट में समझाऊं, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, यही अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको सब कुछ आ गया। क्योंकि विद्यार्थी अंतर पे ध्यान नहीं देते। अंतर समझिए कि उपभोग और निवेश में आखिर अंतर क्या है। दोनों ही खर्चे हैं, पर अंतर है, एक व्यक्तिगत उपभोग के लिए किया जाता है और एक व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, रिटर्न कमाने के उद्देश्य के लिए किया जाता है, प्रतिफल कमाने के उद्देश्य से के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है। आर्थिक गतिविधियां,
आप जानते हैं कि कोई भी देश है, जैसे कि अगर मैं आपको बनाऊं, अपने भारत की बात करते हैं, ठीक है, अपने भारत की, तो ये मान लीजिए अपना भारत है, ठीक है, ये अपना भारत है, ठीक है, ये इंडिया। इंडिया में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज यानी एक्शंस होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। अब उन कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आर्थिक गतिविधि है और एक गैर आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि जो होती है वो एक देश में उत्पादन के स्तर में वृद्धि लाती है, उत्पादन के स्तर में वृद्धि आती है तो आय के स्तर में वृद्धि आती है, आय के स्तर में वृद्धि आती है तो नेचुरल सी बात है निवेश के स्तर में वृद्धि आती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचा पाएंगे, वो निवेश होगा, और निवेश अगेन फिर आय में वृद्धि आती है। यानी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का सूचक है आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि इनके स्तर के बढ़ने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक समृद्धि बढ़ने से आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है और देश तरक्की के मार्ग में चलता है। यानी आर्थिक क्रिया तो आपको समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन भी हम अभी ले लेते हैं कि भैया गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है। गैर आर्थिक क्रिया, अब देखिए गैर आर्थिक क्रिया छठा और ये दोनों का डिफरेंस है। तो भैया मैंने बताया कि ऐसी कोई भी क्रिया जिससे एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि ना हो, उत्पादन पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसे ही दोस्तों हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जुआ खेलना, क्रिकेट खेलना, ऐसी इंजॉयमेंट के लिए, या फिर प्रेम करना, पार्टी करना, ऐसी इंजॉयमेंट के लिए, तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं हो गई। आप फिल्में देखते हैं अपने घर में बैठ के, तो वो आप कैसी आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें, जो फिल्में बना रहे हैं वो उनके लिए तो आर्थिक है क्योंकि वो तो पैसा कमा रहे हैं, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गैर आर्थिक है। अब मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं ताकि आप और अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देखिए यहां पे इसका आंसर है छठे का कि वह सभी गतिविधियां यानी क्रियाएं यानी एक्शंस जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रभाव में वृद्धि लाती है। आय में वृद्धि कब होगी, जब उत्पादन में वृद्धि होगी, नेचुरल सी बात है, सिंपल सी बात है। आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं वह सभी आर्थिक यानी वह सभी गतिविधियां जो आय के प्रभाव में वृद्धि नहीं करती हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि श्रम, पूंजी, उद्गम, इंटरप्रेन्योरशिप, है ना, निवेश हो गया, उपभोग हो गया, उत्पादन हो गया, ये सभी आर्थिक क्रियाएं। पर जैसे कि प्रेम करना हो गया, टहलना हो गया, बात करना हो गया किसी से, तो ये कोई आर्थिक क्रियाएं नहीं है। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल है। वो क्रिया जिससे देश में आय के स्तर में वृद्धि हो, उत्पादन के स्तर में वृद्धि हो, निवेश के स्तर में वृद्धि हो, देश में आर्थिक समृद्धि आए, आर्थिक विकास आए, तो वो तो आर्थिक क्रिया है। और जिससे ऐसा कुछ भी ना हो वो गैर आर्थिक क्रिया है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगता है, और अगर आप मेरे से आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब पढ़ते हैं लास्ट में कि उत्पादक को परिभाषित कीजिए। उत्पादक, सिंपल सी बात, उत्पादक वह व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह होता है या साझेदार में होता है। उत्पादक तीन रूप में हो सकता है, एकल हो सकता है, साझेदार के रूप में हो सकता है, कंपनी के रूप में यानी फर्म के रूप में हो सकता है। बट उत्पादक वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी वस्तु या सेवा को आय सर्जन के उद्देश्य से करता है और लाभ तथा हानि का उत्तरदायित्व निभाता है ना। उत्पादन जो करेगा वो उत्पादक है और उसका उद्देश्य है लाभ कमाना, बट हानि हो सकती है, बट उद्देश्य किसी का हानि नहीं होता। इस बात को आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसका मैं आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूं दोस्तों, जिससे आज का वीडियो खत्म हो जाएगा और हम मिलेंगे
एक नेक्स्ट वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में, क्योंकि अब मैं आपको एनसीईआरटी का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए। और अब हम 90 क्रॉस कर जाएंगे इस साल। भले कम समय बचा है, बट मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊंगा अगर आपका सपोर्ट रहता है तो देखिए 8वें प्रश्न को, कि वह आय जो आय के सृजन हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है, उत्पादक कहलाता है। यानी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो एक देश की अर्थव्यवस्था में आय के सृजन के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करता है, उस व्यक्ति को हम, या फिर उस व्यक्तियों के समूह को हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक लाभ और हानि का उत्तरदायित्व वहन करता है। और साथ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जो द्वितीयक सेक्टर है, यानी परिवार क्षेत्र है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई राय हो इस चैनल के लिए तो प्लीज़ मुझे दें, आपकी राय का बिल्कुल स्वागत करूंगा। और कोई डाउट रहे तो मुझसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं दोस्तों एक और बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।